नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का खेल जो है वो कभी भी सिंपल नहीं होता। हर मुल्क अपने फायदे के लिए नए रिश्ते बनाता है, नई पार्टनरशिप्स बनाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही अलायंस की जो शायद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को, डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हम बात करेंगे ईरान और रशिया के बीच में साइन होने जा रही एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी के बारे में। सोचने वाली बात यह है कि दोनों कंट्रीज जो थी ये कभी एक दूसरे के ऊपर पूरा खुलकर विश्वास भी नहीं किया करती थी, पर आज ये दोनों कंट्रीज इतने करीब कैसे आ गई हैं और इस ट्रीटी का क्या इंपैक्ट होगा अमेरिका और इजराइल के ऊपर, और रशिया और ईरान की दोस्ती दुनिया की पावर पॉलिटिक्स के अंदर एक नया चैप्टर कैसे ओपन करेगी। चलिए ये सब कुछ डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ईरान और रशिया के बीच में एक नई मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी पर साइन होने की जो उम्मीद है वो बढ़ चुकी है। यह डील मॉस्को में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियां के विजिट के दौरान साइन होगी और मसूद पजेश्कियां जो हैं वो अभी फ्राइडे को ही रशिया की कैपिटल के अंदर पहुंचे हैं और दोनों प्रेसिडेंट यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियां के बीच में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू भी हो चुका है। इस ट्रीटी के बारे में अभी तक ज्यादा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोनों तरफ की जो कंट्रीज हैं वो वेस्टर्न सैंक्शन का सामना कर रही हैं और इसी दौरान अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की कोशिश में लगी भी हुई हैं। पहले रीसेंट डेवलपमेंट पर एक नजर डाल लेते हैं जो दोनों देशों के बीच के टाइज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और शुरू करते हैं यूक्रेन के साथ। दोस्तों, सदर्न यूक्रेन के एक शहर में रशिया के ड्रोन ने हाल फिलहाल में एक टारगेट किया यानी कि अटैक किया। यह ड्रोन जो है वो काफी संभावना है कि ईरान ने बनाया था। इस अटैक में कम से कम एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। इस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में ड्रोन्स का यूज जो है वो यूक्रेन भी कर रहा है और रशिया भी कर रहा है, और इस तरीके से दोनों तरफ के लोगों में डर का जो माहौल है वो बना भी हुआ है। बल्कि ईरान और रशिया के रिश्ते को यह और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है, यानी कि ईरान जो है वो एलिजिडली रशिया को वो ड्रोन सप्लाई कर रहा है जो रशिया यूक्रेन के हमले में इस्तेमाल कर रहा है। यह सिचुएशन उन हिस्टोरिक नए डील को शेप कर रही है जो दोनों देशों के बीच के टाइज को और भी ज्यादा गवर्न करेगा और भी ज्यादा मजबूत करेगा। एलिजिडली ईरान वो सब ड्रोन सप्लाई करता है जो रशिया यूक्रेन में डिप्लॉय करता है। अमेरिका के मुताबिक ईरान ने रशिया को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी डिलीवर किए हैं। मॉस्को के मिलिट्री सप्लायर के रूप में ईरान का ये जो नया रोल है उसे वो लेवरेज दे रहा है, जो उसने कई दशकों तक एक जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं देखा था। यानी कि पहले ईरान एक जूनियर पार्टनर के रूप में इंफ्लुएंस रखता था, बट अब वो एक सीनियर पार्टनर बन चुका है। अब वो मिलिट्री के डिफेंसेस के जो इक्विपमेंट है उनको सप्लाई करने का भी काम शुरू कर चुका है। और ये सिर्फ डिफेंस टाइज ही नहीं है जो दोनों कंट्रीज नए तरीके से मजबूत कर रहे हैं, और भी कई चीजों के ऊपर इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। अक्टूबर 2024 में पहली बार मुलाकात हुई थी इन दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में। दोनों राष्ट्रपतियों ने तब यह कहा था कि उनके वर्ल्ड अफेयर्स पर काफी मिलते जुलते विचार हैं, यानी कि दोनों ही कंट्रीज अमेरिका और अमेरिका की डोमिनेंट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट काम करना चाहती हैं, और इसीलिए दोनों कंट्रीज जो है वो अलग अलग एरियाज के अंदर कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे कल्चर हो या इंटरनेशनल एरेना हो। दोनों ने कहा था कि टाइज को मजबूत करने का तरीका है अमेरिका और उसके एलाइज के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का सामना करने के लिए दोनों देश एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ट्रेड रूट भी ढूंढ रहे हैं या उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बन तो काफी सालों से रहा है पर अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, जिसका नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी कंप्लीशन के लिए दोनों कंट्रीज अब जोर भी दे रही हैं। जो काफी सालों से बन रहा है, ये रूट इंडिया और गल्फ के लिए एक नई राह खोलेगा और वेस्टर्न सी लेन्स को बाईपास करने का काम करेगा। कई लोग मानते हैं कि रशिया और ईरान ऑब्वियस अलाइज नहीं है। भले ही उन्होंने सीरिया में साल दर साल असद सरकार को बचाने के लिए, असद रिजीम को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया हो, पहले इनके रिश्ते को मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के रूप में देखा जाता था, जिसमें कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं। लेकिन अब एक नया चैप्टर जो है उसको खुलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। भले ही दोनों देश के द्वारा या दोनों देश ये दावा करते हैं कि उनका नया पैक्ट किसी एक देश को टारगेट नहीं कर रहा है और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव राह पर इस ट्रीटी को साइन किया जाएगा, फिर भी इसका पोटेंशियल है कि वेस्ट के कुछ लोग जो है या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा असुविधा का सामना कर रही हैं। अब ईरान और रशिया के बीच एक नए मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी पर मॉस्को में साइन होने की उम्मीद है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेशकियां वहां पहुंच चुके हैं। डील पर साइन करने से पहले क्रेमलिन का यह कहना है कि यह जो एग्रीमेंट होगा यह ट्रेड और मिलिट्री कोऑपरेशन से लेकर साइंस, एजुकेशन और कल्चर तक के एरियाज को कवर करेगा। दोनों तरफ वेस्टर्न सैंक्शन का सामना करके अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। चलो कुछ सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। पहला सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि ईरान जो है वो पहले से ही रशिया को सिग्निफिकेंट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा
रहा है, तो मॉस्को को या रशिया को इस डील को और क्यों साइन करना पड़ रहा है और इस डील से रशिया और क्या हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों, अब तक कोई क्लियर साइन तो नहीं है कि यह मीटिंग जो रशियन प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है, यह किसको लेकर है, बट स्टिल ईरान और रशिया एक ऐसा रिश्ता डेवलप करना चाह रहे हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन लेवल को फॉर्मलाइज करने में मदद कर सके। हो सकता है कि इस मीटिंग का टाइमिंग जो है वो वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन से बिल्कुल पहले एक कोइंसिडेंस ना हो, यह जानबूझकर प्लान किया गया हो। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसीज जारी रखेंगे, यानी कि ईरान के ऊपर दबाव बनाना अमेरिका जारी रखेगा और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस प्रेशर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। मॉस्को शायद ये समझना चाहता है कि क्या ईरान रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप छोड़ने के लिए तैयार होगा अमेरिका के प्रेशर के चलते, या फिर यूएस के सैंक्शन से बचने के लिए। अभी की पार्टनरशिप में इकोनॉमी और मिलिट्री टाइज काफी तेजी से बढ़े हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में, खासकर तब से जब रशिया ने यूक्रेन पर अपना फुल स्केल इन्वेजन लगभग 3 साल पहले शुरू कर दिया था। चलो एक और सवाल डिस्कस करते हैं, क्या ईरान रशिया पर एक रिलायबल पार्टनर के रूप में भरोसा कर सकता है? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ की कंट्रीज हैं वो एक दूसरे पर दमिश्क को यानी कि सीरिया को छोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं, इल्जाम लगाते रहे हैं। लेकिन पिछले 3 सालों के इवेंट्स अगर देखें तो ऐसा लगता है कि रशिया पर भरोसा ईरान के द्वारा किया जा सकता है। मॉस्को फॉर एग्जांपल ईरान की मदद करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने में, जैसे रशिया ने ईरान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए पुश किया और पिछले साल ईरान की ब्रिक्स एंट्री को भी मॉस्को ने ही सपोर्ट किया था। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया ईरान के रिश्ते में ईरान को ज्यादा फायदा मिलता है रशिया के कंपैरिजन में। अभी हमने सीरिया के बारे में दोनों के एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बात भी की थी। दोनों ने असद रिजीम को सपोर्ट किया था, लेकिन जब रेबल फोर्सेस दमिश्क तक पहुंच गई थी तब दोनों ने ही अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। अब एक और सवाल है आपके लिए, क्या सीरिया भी इन बायलैटरल टॉक्स का हिस्सा बनेगा या मॉस्को ने इस बार सीरिया को लेकर हार मान ली है और आगे बढ़ चुका है? तो दोस्तों, हो सकता है कि मॉस्को ने, रशिया ने, पुतिन ने हार मान ली हो सीरिया को लेकर। ऐसा न्यूज में कई बार आया कि पिछले साल दिसंबर के महीने तक जो रशिया था या पुतिन था वो सीरिया में अपने मिलिट्री बेसिस को बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे और सीरिया को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, पर जैसे ही असद सरकार वहां से निकलती है, उनको इवैक्यूएट वहां से किया जाता है, तब शायद रशिया ने सीरिया को लेकर अपने जितने भी सपने थे, जितने भी प्लान्स थे, उन सबको ड्रॉप कर दिया था। यानी कि इन टॉक्स के अंदर सीरिया का कोई फ्यूचर नहीं बचा है, सीरिया को इनके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, क्रेमलिन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि सीरिया की सिचुएशन उन टॉपिक से अलग होगी जिससे पुतिन और पजेश्कियां डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल एक्विजिशन के चलते असद की सरकार थी उसका डाउनफॉल तो हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है इसको लेकर अभी कोई चर्चा नहीं की जाएगी। चलिए एक बार हम रशिया और ईरान के रिलेशनशिप की टाइमलाइन के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही देश जो है वो एक डायनेमिक हिस्ट्री आपस में रखते हैं। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि शाह के फाल के बाद, सोवियत यूनियन ने इस्लामिक रिपब्लिक को कॉशियसली अप्रोच किया था, यानी डायरेक्ट रिश्ते नहीं बनाए थे। फिर 1980 में जब ईरान और इराक का युद्ध हुआ था तब सोवियत यूनियन ने इराक को सपोर्ट किया था, लेकिन छुपते छुपाते ईरान के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश की थी। यानी कि 1980 के दशक के अंदर रशिया और ईरान के बीच के संबंध जो थे वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर 1990s में पोस्ट सोवियत कोलैप्स, जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, उसके बाद रशिया ने ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी और मिलिट्री हार्डवेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अप्रोच करना शुरू किया था और सन 2000 आते आते, यानी कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत में स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो थी इन दोनों के रिश्ते में ये बढ़नी शुरू हो गई थी। सीरिया में कोऑपरेशन के जरिए दोनों कंट्रीज ने अपने मिलिट्री रिलेशन को स्ट्रेंथन किया था। फिर साल 2010 के बाद जॉइंट ओपोजिशन जो थी वो अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ ये दोनों कंट्रीज लेकर आई थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैंक्शन के बाद रशिया ने JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को सपोर्ट भी किया था और ईरान के साथ डिफेंस टाइज और एनर्जी टाइज पर साइन भी किया था। और 2020 के बाद, यानी कि यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने के बाद, ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स रशिया के मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक मेजर पार्ट बन गए थे। तो इस तरीके से ईरान और रशिया के बीच की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हुई है। अब इस ट्रीटी का जो साइन होने की उम्मीद है उसका अमेरिका पर और इजराइल पर क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है? तो दोस्तों, वेस्टर्न सैंक्शंस का एक मेजर गोल रशिया और ईरान को वीकन करना था, लेकिन यह पार्टनरशिप उनके एफर्ट्स को अंडरमाइन कर सकता है। रशिया ईरान का कोलैबोरेशन अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस और मिडिल ईस्ट पॉलिसीज के लिए एक चैलेंज हो सकता है, खासकर अगर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इजराइल के लिए क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं? देखो, इजराइल के लिए यह पार्टनरशिप जो है एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल के लिए कांस्टेंट थ्रेट हैं। रशिया का ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना इजराइल के लिए एक और बड़ा हेडेक बन सकता है। तो दोस्तों, ईरान और रशिया की ये दोस्ती
सिर्फ एक कन्वीनियंस है या फ्यूचर में एक पावरफुल अलायंस बनेगी? एक तरफ यूएसए और इजराइल के लिए नए चैलेंजेस है, तो दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं। पर सवाल यह है, क्या यह पार्टनरशिप वेस्ट के सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज कर पाएगी या फिर यह अलायंस अपने अंदर ही कंफ्लिक्ट लेकर आ जाएगी और खत्म हो जाएगी? ये जियोपॉलिटिक्स का गेम है और यहां कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।